बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स 12th क्लास का चैप्टर लेकर आए हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। बच्चों, इसमें मैंने आपसे शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे हैं और कोशिश ये की है कि जितने भी शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते थे वो सभी बनाने की कोशिश किए और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चैप्टर से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपकी इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। चलिए बच्चों, शुरू कर लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थी? ए अल्प विकसित, बी अर्ध सामंती, सी गतिहीन, डी उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों डी। बच्चों, जब भारत आज़ाद हुआ उस वक्त भारत की स्थिति बहुत बहुत कमज़ोर थी। हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो अल्प विकसित थी। दूसरी बात ये थी अर्ध सामंती थी, यानी कि सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था का मतलब होता है जहां बड़े जमींदार छोटे लोगों से, गरीब लोगों से काम करा रहे होते हैं। तीसरा गतिहीन। गतिहीन एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें मोमेंटम नहीं होता। तो सही आंसर है बच्चों डी उपरोक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं थी? यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ उस वक्त पे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि किस प्रकार की थी? ए निम्न उत्पादकता, बी उच्च संवेदनशीलता, सी भूमि के स्वामियों और उसे जोतने वाले किसानों के बीच चौड़ी खाई, डी उपरोक्त तीनों। बच्चों, सही आंसर है डी उपरोक्त तीनों। बच्चों, मैं बता दूं आपसे, जब भारत आज़ाद हुआ उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था बेहद कमज़ोर थी और उसका मुख्य कारण यही था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें सबसे ज़्यादा योगदान कृषि का था और कृषि की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। बच्चों, पहला जो मैंने इसका ऑप्शन बताया था उसका मतलब है निम्न उत्पादकता, यानी कि खेतों में कम पैदावार। उच्च संवेदनशीलता। उच्च संवेदनशीलता का मतलब ये था बच्चों कि अगर वर्षा नहीं होगी तो फसल नहीं होगी। वर्षा ज़्यादा होगी जब फसल खराब हो जाएगी, वर्षा नहीं होगी तो फसल पैदा ही नहीं होगी। तो वर्षा के पानी पर बहुत अधिक निर्भरता के कारण इसे उच्च संवेदनशीलता कहा जाता है, यानी कि उस टाइम पर ये बहुत ही उच्च संवेदनशील थी। फिर उसके अलावा भूमि के स्वामी जो थे और उसे जोतने वाले किसानों के बीच में बहुत चौड़ी खाई थी। देखो, भूमि के जो मालिक थे वो सामंत थे या जमींदार थे और वो क्या काम करते थे, अपने ज़मीनों को किसानों को दे दिया करते थे। अब एक चीज़ और भी थी, किसान बहुत गरीब थे, साथ ही वो खेती में ज़मीन पर इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते थे। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था, सबसे पहली बात तो ज़मींदारों को हिस्सेदारी के तौर पर एक बहुत बड़ा भाग देना पड़ता था। दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि जो भूस्वामियों का, अगर किसी वजह से किसी किसान ने अपनी ज़मीन में सुधार किया और उसमें कुछ ऐसे तत्व डाले जिससे कि वो उपजाऊ हो जाए या खाद डाला भविष्य के लिए, तो ऐसे में पता चला कि अगले साल भूस्वामी ने, ज़मींदार ने वो ज़मीन उस व्यक्ति से लेकर किसी और को दे दी। तो इसका सही आंसर मैंने आपको बता ही दिया था, डी उपरोक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निर्वाह कृषि से क्या अभिप्राय है? ए व्यापार के लिए कृषि करना, बी व्यापारिक वस्तुओं का उत्पादन करना, सी किसानों द्वारा मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि का उत्पादन करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर है सी, यानी कि एक ऐसी कृषि की व्यवस्था जिसमें किसान अपनी जीविका चलाने के लिए ही खेती करता है। उसमें वो अपने लिए गेहूं, चावल, धान, मक्का और दालें, इस चीज़ों का, इन तरह की चीज़ों का प्रयोग करता है या इस तरह की खेती का उत्पादन करता है या ऐसी फसलें उत्पादित करता है। तो बच्चों, निर्वाह कृषि से अभिप्राय है जब किसान या कृषक अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेती करता है या अपने जीवन के निर्वाह के लिए कृषि करता है, तो बच्चों इसे निर्वाह कृषि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 1947-48 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर क्या थी? 2%, 1%, 0.5%, डी 1.5%। बच्चों, इसका सही आंसर है 0.5%। भारत की उस वक्त की आर्थिक स्थिति क्या थी, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1947 से 48 में
प्रति व्यक्ति आय जो थी वो मात्र 0.5% बढ़ रही थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत की राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने वाले निम्न में से कौन अर्थशास्त्री थे? ए दादा भाई नौरोजी, बी विलियम डिग्बी, सी फिडले सिराज, डी उपरोक्त तीनों। बच्चों इसका सही आंसर है डी उपरोक्त तीनों। इसके अलावा भी बच्चों डॉक्टर V.K.R.V. राव, S.R. देसाई भी इस क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। बच्चों मैं आपसे लगातार बता रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं और साथ ही इन्हें समझ भी सकते हैं। इसके अलावा मनी का दोहन या धन का विदेशों की तरफ प्रतिस्थापन, इस अवधारणा को दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। और बच्चों दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय औद्योगिक क्षेत्र में जनसंख्या का अनुपात कार्यरत था, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में कितनी प्रतिशत जनसंख्या काम कर रही थी? ए 10%, बी 15%, सी 25%, डी 30%। इसका बच्चों सही आंसर है ए 10%। बच्चों जिस देश की जनसंख्या का जितना कम भाग औद्योगिक क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र में लगा रहेगा, द्वितीय क्षेत्र में लगा रहेगा और तृतीय क्षेत्र में लगा रहेगा, जितना कम हिस्सा वो उतनी ही गतिहीन और कमजोर अर्थव्यवस्था होगी। या यूं कह सकते हैं जिस देश का ज्यादातर भाग, ज्यादातर हिस्सा आप पॉपुलेशन का वो प्राथमिक क्षेत्रों में लगा रहेगा, उस देश की आर्थिक स्थिति उतनी ही कमजोर रहेगी। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की संवृद्धि दर क्या थी? यानी कि भारतीय आय की जो राष्ट्रीय आय थी, जीडीपी जो थी, उसकी ग्रोथ रेट क्या थी? ए 5%, बी 2% से कम, सी 3%, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है बी 2% से भी कम। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 1948 में प्राथमिक क्षेत्र में भारतीय जनसंख्या का अनुपात कार्यरत था। मैंने बताया बच्चों प्राथमिक क्षेत्र से अभिप्राय कृषि और कृषि से संबंधित कार्य हैं। द्वितीय क्षेत्र से अभिप्राय कृषि और कृषि से संबंधित कार्यों का उत्पादन कर नई चीज़ों का डेवलप करना, यानी कि गेहूं से ब्रेड बनाना या आटे से ब्रेड बनाना, ये द्वितीय क्षेत्र है यानी कि औद्योगिक क्षेत्र। और बच्चों तृतीय क्षेत्र में सेवाएं शामिल करी जाती हैं, जैसे डॉक्टर की सेवाएं, इंजीनियर की सेवाएं, वकील की सेवाएं। तो 1948 में प्राथमिक क्षेत्र में भारतीय जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग लगा हुआ था? 60%, बी 70%, सी 65%, डी 85%। सही आंसर है बच्चों बी 70%। अगला क्वेश्चन है बच्चों, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की जनांकीय रूपरेखा दर्शाती थी? उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च शिशु मृत्यु दर, उपरोक्त सभी। सही आंसर है बच्चों डी उपरोक्त सभी। बच्चों मैं बता दूं, जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ तो भारत की जनांकीय रूपरेखा बहुत ही गड़बड़ थी। जन्म दर बहुत उच्च थी, लेकिन मृत्यु दर भी बहुत उच्च थी। ज़्यादा लोग पैदा होते थे, ज़्यादा मरते थे। उच्च शिशु मृत्यु दर और जो शिशु मृत्यु दर थी वो भी उच्च थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत शुद्ध निर्यातक था, प्राथमिक उत्पादों का निर्यातक, औद्योगिक वस्तुओं का निर्यातक, दोनों ए और बी और डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों सही आंसर है प्राथमिक उत्पादों का निर्यातक। बच्चों हमारा देश स्वतंत्रता प्राप्ति के समय प्राथमिक चीज़ें जो थी, कृषि से संबंधित चीज़ें थी, उनका शुद्ध निर्यातक था और इसका जो निर्यात ज़्यादातर ब्रिटेन के लिए हो रहा था। ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारतीय कृषि के पिछड़ेपन तथा गतिहीनता के महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से थे? बच्चों जब भारत पर ब्रिटिश दौर था उस वक्त कृषि के पिछड़ेपन या गतिहीनता के महत्वपूर्ण कारक कौन थे? पहली तो बच्चों है ब्रिटिश राज्य की भू राजस्व प्रणाली, बी कृषि का व्यापारीकरण, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है सी उपरोक्त दोनों। बच्चों जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी उस वक्त पर जो है भू राजस्व प्रणाली बहुत ही भिन्न थी। और भू राजस्व प्रणाली की भिन्नता का मतलब ये था
कि उसका ज़्यादातर मतलब जो कृषि आयात यहाँ से विदेशों में भेजा जाता था उन पे टैक्स जो है ज़्यादा लगाया जाता था, और उधर से कोई पक्का माल आता था उस पर टैक्स कम लगता था। कृषि उत्पाद जब ये खरीदते थे, औरों के लिए टैक्स ज़्यादा था और ब्रिटिशों के लिए कम था। कृषि का व्यापारीकरण किया गया था, लेकिन कृषि का व्यापारीकरण सिर्फ उन्हीं चीज़ों का किया गया था जिनकी ब्रिटिशों को आवश्यकता थी। ठीक है, तो अब जिन चीज़ों की ब्रिटिशों को आवश्यकता थी उन्हीं का व्यापारीकरण किया गया था, और वो अपने उद्देश्य के लिए ही, अपने लिए ही उनका उत्पादन करते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय औद्योगिक क्षेत्र की क्या स्थिति थी? जब भारत आज़ाद हुआ उस वक्त पर औद्योगिक क्षेत्र किस प्रकार के थे? ए, ब्रिटिश सरकार की विभिन्न शुल्क नीति के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध भारतीय हस्तशिल्प का पतन हो गया था। बी, निवेश के अवसरों के अभाव के कारण आधुनिक उद्योगों का निराशाजनक विकास हुआ था। सी, उपरोक्त दोनों। डी, दोनों में से कोई नहीं। बच्चों सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। देखिएगा बच्चों, जब हमें पता है कि जब ब्रिटिश भारत आए थे, अंग्रेज भारत आए थे, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। यहाँ की जीडीपी विश्व की जीडीपी की सबसे बड़ी जीडीपी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इन्होंने भारत में प्रवेश किया और भारत की स्थिति को खराब कर दिया? उसमें से सबसे पहली थी जो विभिन्न शुल्क नीतियों के कारण भारत का जो हस्तशिल्प चीज़ें थी, सूती कपड़ा था, लकड़ी का सामान था, ज्वेलरी का सामान था, इस पे अंग्रेज़ों ने ना भारी कर लगा दिया, बड़ा टैक्स लगा दिया। जब ज़्यादा टैक्स लगा दिया तो भारतीय चीज़ें विश्व बाज़ार में महंगी होगी, और अपनी चीज़ों को जो है इंडिया में प्रवेश कराया और उन पर शुल्क नाम मात्र के लिए रखा। इससे जो भारतीय उद्योग धंधे थे उनका पतन हो गया। अब बच्चों, निवेश के अवसरों का जो था अभाव था। अब निवेश के अवसरों का अभाव क्यों कम था? क्योंकि जब लोगों को मुनाफा कम होता था और स्थिति खराब हो गई थी, अंग्रेज़ों की जो मशीनों की बनी हुई चीज़ें थी वो बाज़ार में आने लगी थी, वो सस्ती बिकती थी, जिसके कारण लोग जो हैं उद्योग धंधों में पैसा लगाने के लिए उत्साहित नहीं थे। अगला है बच्चों, भारतीय हस्तशिल्प के पतन के क्या कारण थे? हस्तशिल्प का मतलब ये हाथ से बनी हुई चीज़ें, जैसे लकड़ी का सामान, सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, और बहुत सारी चीज़ें, जैसा सोने की ज्वेलरी का बनाना। इनके पतन के मुख्य कारण क्या थे? ए, राज्य की विभेद मूलक तटकर नीति, राज दरबारों का लोप होना, मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं की से प्रतियोगिता, उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों, पहले ही मैं बता चुका हूँ राज्य की तटकर नीति क्या थी। भारत से तैयार माल जब विदेशों के लिए निर्यात किया जाता था उस पर भारी टैक्स लगाया जाता था, जिससे कि वो विदेशों में महंगा हो जाता था। दूसरा था, वहाँ से आने वाला जो माल था उस पर कम टैक्स लगाया जाता था, वो भारत में सस्ता होता था। इसी कारण हस्तशिल्प का पतन हुआ। दूसरा, राज दरबारों का लोप। बच्चों, राजा महाराजा लोग जो थे हस्तशिल्प पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। बड़े बड़े महलों का निर्माण करना, अच्छी चीज़ों का निर्माण कराना। जब राज दरबार ही नहीं रहे तो हस्तशिल्प को प्रमोट करने वाला कौन होता? इसके अलावा मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं से उपयोगिता यानी कि प्रतियोगिता। आपको मैं बता दूं, जो हथकरघा उद्योग थे उन हथकरघा उद्योगों में मेहनत ज़्यादा लगती थी, और मेहनत ज़्यादा लगने के कारण क्या होता था, कीमत ज़्यादा हो जाती थी। खूबसूरत तो भले ही ज़्यादा होती थी, मशीनों से बनी चीज़ें इतनी खूबसूरत नहीं होती थी लेकिन सस्ती होती थी। इसके अलावा मांग का नया रूप उत्पन्न हुआ। बच्चों, मांग का नया रूप कैसे उत्पन्न हुआ? बच्चों, मैं आपसे बता दूं, विश्व में जिस देश का या जिस राजा का प्रभुत्व होता है और बड़े अमीर लोगों का प्रभुत्व होता है, लोग उन्हीं के जैसे कपड़े पहनना, उन्हीं के जैसे दिनचर्या करना, उन्हीं के जैसे खान पीन का साधनों का इस्तेमाल करना, ऐसी व्यवस्था पैदा कर देते हैं। इसके अलावा रेलवे के आवागमन ने भी जो है, रेलवे का जो आगमन हुआ था उसने भी ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी कि भारत की जो कच्चा माल था आसानी से इंग्लैंड भेजा जाने लगा था, और भारतीय बाजारों को बहुत जल्दी से ब्रिटेन जो है कब्जाता जा रहा था। भारत में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1905 में, 1907 में, 1919 में, डी 1930 में। बच्चों, इसका सही आंसर है 1907 में। बच्चों, मैं बता दूं आपसे, भारत में औद्योगिक
करण का बेइंतहा अभाव था। कुछ उद्योग धंधे लगाए भी गए, जैसे मैंने अभी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की बात की थी, लेकिन इस क्षेत्र में बहुत कम विकास हुआ। स्वेज नहर किस वर्ष खोल दी गई थी? बच्चों, ये जो स्वेज नहर थी ये किस वर्ष खोली गई थी? 1869 में, 1955 में, 1945 में, 1903 में। बच्चों, सही आंसर है 1869 में। बच्चों, स्वेज नहर खोलने से भारत से ब्रिटेन में जाने वाले माल में लगने वाला समय कम हो गया, उस पे आने वाला खर्चा कम हो गया, जिससे ब्रिटिश कंपनी की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत होगी और ब्रिटेनों की स्थिति अच्छी हुई। इसने जो है भारतीय सामान को विदेशों में भेजने के लिए सारे मार्ग खोल दिए और इससे ब्रिटिशों की स्थिति अच्छी होती चली गई और भारतीयों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत विदेशी व्यापार किस प्रकार का था? प्राथमिक उत्पादकों का शुद्ध निर्यातक तथा तैयार उत्पादकों का शुद्ध आयातक। बी, भारत के विदेशी व्यापार का एकाधिकारी नियंत्रण। सी, व्यापार के अधिक के परंतु अंग्रेजों के लिए लाभ। डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों, सही आंसर है इसका डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों, जब ब्रिटिश शासन था तो मैंने आपको बताया भारत शुद्ध निर्यातक था कच्ची चीज़ों का। 99.99% भारत विदेशों को जो चीज़ें भेजता था वो कच्चा माल होता था और 99.99% जो उत्पाद थे उनका आयात करता था वो थे तैयार माल। और बी, भारत का विदेशी व्यापार का एकाधिकारी नियंत्रण, यानी कि भारत किसके साथ व्यापार करेगा, इसका जो एकाधिकारी नियंत्रण था वो ब्रिटेन के पास था, यानी कि ब्रिटेन जिसके साथ चाहता था उसी के साथ भारत व्यापार कर सकता था, भारतीय व्यापार कर सकते थे। व्यापार का तो अधिक्य था, यानी कि मुनाफा तो होता था व्यापार में, लेकिन उस पर अंग्रेज ही उसका फ़ायदा उठाते थे और वो बता देते थे कि हमने सड़कें बनवा दी हैं, ये करा दिया, वो करा दिया, और ज़्यादातर मुनाफा ब्रिटिश सरकार के पास चला जाता था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जननांगीय संक्रमण के इतिहास में किस वर्ष को महाविभाजन का काल कहा जाता है? यह महाविभाजन का वर्ष माना जाता है 1925, 1921, 1919, 1930। बच्चों, महाविभाजन का वर्ष 1921 को माना जाता है क्योंकि 1921 के बाद भारत की जनसंख्या बढ़ती चली गई। इससे पहले जनसंख्या बढ़ती घटती रहती थी, लेकिन 1921 के बाद में इसमें जनसंख्या में लगातार वृद्धि होने लगी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीयों की जीवन प्रत्याशा कितनी थी? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 32 वर्ष, डी 63 वर्ष। सही आंसर है बच्चों सी 32 वर्ष। बच्चों, जीवन प्रत्याशा का मतलब है एक एवरेज व्यक्ति कितने वर्ष जीता था। बच्चों, मैं आपसे बता दूं, जिस देश की जीवन प्रत्याशा दर जितनी अधिक होगी वह देश उतना ही शक्तिशाली और मजबूत होगा और वहाँ के आर्थिक संसाधन उतने ही मजबूत होंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय शिशु मृत्यु दर क्या थी? 218 प्रति हजार, 100 प्रति हजार, 42 प्रति हजार, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर है ए 218 प्रति हजार, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जब भारत में एक वर्ष के अंदर औसतन 1000 बच्चे पैदा होते थे तो एक साल के अंदर अंदर ही वो बच्चे उनमें से लगभग 218 बच्चे मृत्यु के घाट चले जाते थे या मौत के काल में समा जाते थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस वर्ष के बाद भारत में जनसंख्या का विस्फोट हुआ या विस्फोटक वृद्धि हुई? 1947 के बाद, 1951 के बाद, 1961 के बाद, 1971 के बाद। बच्चों, सही आंसर है 1951 के बाद। 1951 के बाद जब भारतीय जनसंख्या बढ़नी शुरू हुई तो ये एक विस्फोटक रूप से बढ़ती चली गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय व्यावसायिक ढांचा किस प्रकार का था? कृषि व्यवसाय एक प्रमुख स्रोत था, औद्योगिक व्यवसाय का एक निराशाजनक स्रोत था, सी असंतुलित विकास था, डी उपरोक्त तीनों। बच्चों, इसका सही आंसर है डी उपरोक्त तीनों, यानी कि कृषि व्यवसाय का एक मुख्य स्रोत था, 70% से अधिक जनसंख्या कृषि कार्य कर रही थी। औद्योगिक विकास का निराशाजनक था क्योंकि हमें पता है कि 10% के आसपास लोग जो हैं केवल उद्योगों में लगे हुए थे। असंतुलित विकास था, किसी भी चीज़ का पूरी तरीके से हम विकास नहीं कह सकते।
अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय प्राथमिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग संलग्न थे? 72.7%, 80.3%, 12.5%, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है ए, 72.7%। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 72.7% लोग कृषि कार्यों में संलग्न थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग कार्यरत थे? ए 17%, बी 15%, सी 10.1%, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है 10.1% लोग। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय द्वितीय क्षेत्र, बच्चों मैंने अभी बताया था, प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित, द्वितीय क्षेत्र उद्योगों से संबंधित और तृतीय क्षेत्र सेवाओं से संबंधित होता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तृतीय क्षेत्र से संबंधित कितने लोग कार्यरत थे? 17.2%, 15.5%, 14.1%। सही आंसर है बच्चों इसका 17.2%। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे का आगमन कब हुआ? 16 अप्रैल 1853, 15 फरवरी 1857, 3 अप्रैल 1940, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों सही आंसर है, भारत में रेलवे का आगमन 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। भारत में प्रथम रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी? मुंबई से कोलकाता तक, मुंबई से ठाणे तक, दिल्ली से कोलकाता तक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है बी, मुंबई से ठाणे तक। बच्चों अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे के सकारात्मक प्रभाव कौन कौन से थे? ए, रेलवे ने घरेलू बाजार का विस्तार को सुविधाजनक बनाया, यानी कि इसके पॉजिटिव फैक्ट कौन कौन से थे? घरेलू बाजार जो था इसका विस्तार हो गया और ये सुविधाजनक बना। रेलवे ने कृषि के व्यापारीकरण में सुविधा दी। सी, रेलवे ने विभिन्न भागों में खाद्यान्नों के तीव्र संचालन से अकाल के समय सहायता मिली। डी उपरोक्त तीनों। बच्चों सही आंसर है डी उपरोक्त तीनों। सबसे पहली बात तो ए, रेलवे ने क्या काम किया? घरेलू बाजार का विस्तार किया, नई नई मंडी बनाई, कई सारे शहर रेलवे स्टेशनों के किनारे बने, कृषि का व्यापारीकरण हुआ, एक राज्य से दूसरे राज्य और भारत से विदेशों तक कृषि उत्पादों को आसानी से भेजा जाने लगा, और खाद्यान्न को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्रता से भेजा जाने लगा। जैसे आपको पता है कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी बंगाल में कई बार अकाल पड़ा और अकाल की स्थिति में बहुत ज़्यादा जनहानि का नुकसान हुआ। ऐसे में सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, खाद्य सामग्रियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, इसमें भी रेलवे ने अहम भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय रेलवे के नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं? ए, औपनिवेशिक शोषण में योगदान दिया। बी, प्राथमिक वस्तुओं को आसानी से खेतों से बंदरगाह तक पहुंचाया। सी, तैयार माल को भारतीय अर्थव्यवस्था में आयात के रूप में आसानी से भारतीय बाजारों से भेजा। और सी डी उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों डी उपरोक्त तीनों। इसने बच्चों औपनिवेशिक शोषण को बढ़ा दिया। अंग्रेज़ों ने भारत की स्थिति को और ख़राब कर दिया और अंग्रेज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सामान विदेश भेजने में मदद मिली। जो प्राथमिक वस्तु थी, कपास था, गेहूं था, नील था, इनको आसानी से बंदरगाहों तक भेजते थे। बंदरगाह वह जगह होती जहां पर जहाज खड़े होते हैं और वहां से वे वस्तुएं विदेश भेज दी जाती थी। और तैयार माल, जो विदेशों से तैयार माल था, वो आसानी से बंदरगाह तक तो पहुंचा देते थे और वहां से रेलवे स्टेशन के ज़रिए, रेलवे के ज़रिए भारत के विभिन्न भागों में आसानी से ये लोग पहुंचा दिया करते थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आर्थिक निष्कासन का क्या अभिप्राय है? एक अर्थव्यवस्था का नियमित नए ढंग से शोषण करना, उपहार स्वरूप भारी मात्रा में एक देश की संपत्ति अपने देश भेजना। बी, उपरोक्त दोनों। डी, दोनों में से कोई नहीं। बच्चों इसका सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। बच्चों मैं बता दूं आपको, आर्थिक निष्कासन का मतलब है पैसे संबंधित पैसे का लूट खसोट या पैसे को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। हमें पता है कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश में आर्थिक निष्कासन किया और इसमें बड़ी मात्रा में भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। जब अंग्रेज़ भारत आए थे तो भारत विश्व की एक सबसे बड़ी शक्तिशाली और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, और जब अंग्रेज़ भारत छोड़ के गए तो उस वक्त भारत की हालत दरिद्र देशों से भी दरिद्र थी और उपहार स्वरूप आसानी से हमारे देश को लूटा इन्होंने। और बच्चों आर्थिक निष्कासन का जो सिद्धांत था मैं आपको बता चुका। ऐसे देसाई, दादा भाई नौरोजी जैसे
भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया था। ये एक अर्थशास्त्री थे। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर किया करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।